नमस्कार, पहलाग, जय हिंद। आज जो मौसम है वो आधी धूप आधी बारिश, रात को बारिश हुई है और कहीं खुशी तो कहीं गम है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे वो कल निपट गए। बहुत 80-90% लोगों का रिजल्ट लगभग आ गया है और कुछ लोगों का भी आना बाकी है, वो आ जाएगा आज दिन तक। उत्साह देखने लायक था। कल मैं भी मतगणना क्षेत्र पे था, मतगणना केंद्र के अंदर था, एक अभिकर्ता था। बहुत अच्छी व्यवस्था की थी कहने के लिए प्रशासन ने, लेकिन पानी और भोजन की व्यवस्था न होने की वजह से और गर्मी, पंखे ये न होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया था बहुत ज्यादा लोगों को। खुद मैं उसमें शामिल था, क्योंकि जिसके पास संसाधन है उन्होंने तो अपनी व्यवस्था कर ली थी, लेकिन एक सामान्य प्रत्याशी जो साधन संपन्न नहीं है उसके लिए शासन और प्रशासन ने नहीं सोचा। पानी खत्म हो गया था, खाना नहीं था, तो ये छोटी मोटी चीजें कल हुई है, लेकिन जो उत्साह कल देखने को मिला सड़कों पे बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जीते हुए सभी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई हो। हमें आशा है इस उत्तराखंड देवभूमि के अंदर आप वो उत्कृष्ट कार्य करेंगे जिसके लिए जनता ने आपको पसंद किया है, वोट दिया है। उनको निराश नहीं करेंगे, उनको अपने घर के आगे खड़ा नहीं रखेंगे। वो याचक नहीं बनेंगे, वो मालिक हैं और आप नौकर की तरह उनका काम करोगे, क्योंकि आपको चुना है उन्होंने अपने बेहतर भविष्य के लिए। नहीं तो हम आपके दरवाजे के बाहर दरी बिछाकर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे कि आप जब जीतने के लिए आए थे, वोट मांगने के लिए आए थे, तो आपने कहा था कि हम ये करेंगे, हम वो भी करेंगे, लेकिन अब आप कुछ नहीं कर रहे हो। और उन लोगों को भी निराश नहीं होना चाहिए जो हारे हैं। हारे नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष किया है। हार तो एक शब्द है किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए। हारे नहीं है, वो उस कसौटी पे खरे नहीं उतर पाए, चाहे वो उस खुशी से या उस लोकप्रियता से या धन बल से या जनबल से या बोतल से। क्योंकि मैंने तो चुनाव लड़ाया है, अभी देखा है मैंने पूरा परिदृश्य। शाम के टाइम पे, सुबह पे हर व्यक्ति दारू बांट रहा था और जो दारू पी रहा था दारू बेच भी रहा था। बहुत अच्छा व्यवसाय है चुनाव, और इस चुनाव व्यवसाय को वाकई में ऐसे नहीं बनाया गया है। व्यवसाय बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक व्यक्ति से मैं मिला, एक घटनाक्रम आपको बता दूं। एक वैसे व्यक्ति से मैं मिला जो व्यक्ति खुद दारू पीता है, अलग अलग लोगों के पास जाके मैं तुम्हें वोट दूंगा और मुझे ये चाहिए। ठीक है, लोगों ने उसको दिया, मैं उसको जानता नहीं हूं, और उसने लास्ट के अंतिम 2-3 दिनों में अपना जितना स्टोर किया था वो सारा सेल कर दिया। मानना पड़ेगा, बिजनेस हर जगह पैदा हो जाता है, बस हम पहाड़ी लोग बिजनेस करना नहीं चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं, वो क्वालिटी हम नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे। क्यों नहीं कर पाए ये सोचनी ये विषय है, लेकिन उस व्यक्ति ने बाहर से आके यहाँ पे बिजनेस कर दिया पीने में। चलिए, ये तो एक मजाक था। बहुत अच्छा रहा इस बार पंचायत चुनाव। छोटी मोटी घटनाएं देखिए, ये गांव का चुनाव है, बहुत छोटा चुनाव है, रिश्तेदारी का चुनाव है, पहचान का चुनाव है, अपने क्षेत्र का, एक गांव का, 2-3 गांव का या 15-20 गांव का चुनाव है, जो सभी लोग एक दूसरे को लगभग जानते हैं, चाहे वो पहाड़ हो या मैदानी क्षेत्र हो। तो दुश्मनी मत पालिए। कल मैं जब मतगणना केंद्र में था तो भाजपा के कई प्रत्याशी हारे थे। मैं पूर्व में भाजपा में रहा हूं, मैं और जो जीते हैं उनके साथ भी रहा हूं, तो दोनों को मैंने बधाई दी और दोनों से मिला, भाई आगे मेहनत करो, बहुत अच्छा परिणाम आप लाओगे, जनता देखेगी। जनता ने इस बार आपको पसंद इसलिए नहीं किया है कि आप उनकी कसौटी पे खरे नहीं उतरे हैं। और जिस जगह मैं प्रचार कर रहा था पिछले 15-20 दिन से, वहां पर थोड़ा सा नाटकीय बदलाव हुआ है और एक निर्दलीय प्रत्याशी जो भाजपा से निष्कासित थे वो जीत गए हैं। उनको बहुत बहुत बधाई हो। हम चाहते हैं, मेरे पड़ोसी हैं,
हम बधाई देने भी जाएंगे उनको और उनसे मिलेंगे भी, और जरूर कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में पूर्व सैनिक सबसे ज्यादा हैं, टीचर सबसे ज्यादा हैं, सरकारी रिटायर्ड कर्मी बहुत ज्यादा हैं, और बाहर जो लोग रहते हैं वो लोग बहुत ज्यादा, सारे पहाड़ की माइग्रेशन है, तो उनके लिए सड़क, पानी, बिजली, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने देना है, करना है। नशा बहुत बड़ी स्थिति है, और बच्चों के साथ छेड़छाड़ की दुर्घटनाएं नहीं होनी चाहिए, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, और आप एक महिला हैं। अब आते हैं, मैं थोड़ा सा अपने गांव की तरफ आपको ले चलता हूं। मेरा गांव जिनगाल, वहां भी चुनाव हुआ और हमारी चाची जो हैं वो चुनाव जीत गई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो। इसमें बहुत सारे लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे कुटुंब वाले भी देख रहे होंगे। और हमारी एक बहू जो है बहुत कम अंतर से वोट के हारी हैं, तो बहुत बधाई हो जो जीते हैं। और जो आप नहीं विजयी बन पाए, इस बार आप अगली बार कोशिश करिए और लोगों के बीच में रहिए, उनके काम करिए, और जो प्रधान चुना गया है उसकी नाक में दम करके रखिए कि आपने वादा किया था और आप अब ये काम नहीं कर रहे हो। लोगों को उसके लिए जागरूक करिए, लड़िए लोगों की जरूरतों के लिए, ताकि प्रधान मजबूर हो हमारे गांव को विकास करने के लिए। आज जो हमारे गांव के छोटे से मुद्दे हैं, हमें रात को लाइट चाहिए ताकि मैं डर के थोड़ा बाथरूम भी जाऊं तो मुझे उजाला दिखे। मेरे क्षेत्र में बंदरों की समस्या है, मेरे क्षेत्र में सुअरों की समस्या है, खेती खत्म हो रही है, पलायन हो रहा है। ये मुद्दे आपको रखने पड़ेंगे। क्षेत्र पंचायत जो है, हम 3 गांवों का क्षेत्र पंचायत था और सब एक दूसरे से जानते थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो जो जीते हैं। और जो जिला पंचायत है दिगरावानी हमारी, उसमें हमारे बहुत हमारे गांव के भी थे, महेश, वो भी बहुत अच्छा वोट लाए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। हमारे पड़ोसी गांव जो एससी कम्युनिटी का गांव है, हमारे यहाँ जो शिल्पकार हैं उनका लड़का था, वो भी बहुत अच्छे वोट लाए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। मेरा खुद क्लासमेट मित्र जो था वो बहुत अच्छा वोट लाया, वो जीत नहीं पाया, लेकिन जनता के बीच में गया है। और जाइए, जनता की बात सुनिए, उनकी समस्याओं को, और आपने उस जिला पंचायत वाले को जीने नहीं देना है। 5 साल आपने उससे काम करवाना है अपने क्षेत्र का, तभी जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी। पुराने जिला पंचायत, वो भी हमारे ही मित्र हैं, उनको भी बहुत बधाई, उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष किया। और जो जीते हैं जिला पंचायत, उनको सबसे ज्यादा बधाई, क्योंकि उन्होंने सफलता अर्जित किया, और सफलता ही सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे हम जीतेंगे। और मैं अपने गांव में बड़ा खुश हूं, जो हमारे गांव का जो एक जो अभी प्रधान बने हैं और जो चुनाव लड़े थे, बहुत अच्छी फाइट हुई। कल मैं देख रहा था, तो मैं सुबह से ही मेरा एक पूरा ध्यान अपनी टैली के साथ साथ गांव में था कि भाई कितने वोट पड़ गए। तो मैं फोन किया तो बोला यार अभी इतने पड़े हैं, इतने पड़े हैं। तो लास्ट में ढोल दमों के साथ विजयी जुलूस निकला, और जो प्रत्याशी हारे हैं, मेरी बहू है, उनको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने संघर्ष करना है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो हमारी चाची जीती हैं और वो उस गांव में 27 साल से हैं, तो अगर हम पीछे लेके चलें तो इस उत्तराखंड के बनने के बाद आपने एक आदर्श गांव बनाना है। हमारी तरफ से अगर कोई आपको मदद की जरूरत हो, कोई अगर आप चाहेंगी, तो हम आपको सुझाव दे देंगे कि जरूरतें क्या हैं हमारे गांव की और कैसे। और जहां पे आपने धरना देना हो, जहां पे आपने लड़ना हो अपने जनप्रतिनिधि के साथ, अपने प्रशासन के साथ, शासन के साथ, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। ये तो चुनाव अब निपट गए। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, जो आज बात करनी है, इसलिए करनी है कि आप मेरे ऊपर ये 2 स्टिकर देख रहे होंगे। कल भी मैंने ये स्टिकर लगाया था, बाएं साइड वाला, पहला जय पहाड़ी जय पहाड़, जिसमें मैंने लिखा है। और आज जो है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर आता है मेरे पास, उसमें दूसरे पेज में जो हमारे सैनिक के बेटे की मौत हुई है, उसके ऊपर सीएम धामी जी ने स्टेटमेंट दिया है। और जो जांच हुई है उसमें कुछ डॉक्टरों को नोटिस मिला है, और सीएमओ जो बागेश्वर के हैं, उन्होंने कहा है कि चिकित्सकों की लापरवाही निराधार है। सोचिए, एक खिचड़ी पकाने की कोशिश की गई और एक ऐसा नैरेटिव सेट करने का कोशिश किया गया है कि पहाड़ बहुत खराब है, पहाड़ में मत रहिए, पलायन हो जाइए, सब कुछ आपको इन 2 ही डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा या फिर देश के उन हिस्सों में मिलेगा। और जब आप वहां से निकलोगे तो औने पौने दाम में अपनी जमीन बेच दीजिए, घर खंडहर छोड़ दीजिए, आप अपनी आजादी छोड़ दीजिए। क्योंकि हम भी पलायन करके हल्द्वानी में आए हैं, तो आज हम देखते हैं हमने अपनी आजादी खत्म की है, हमने अपने अधिकार खत्म किए हैं, हमने अपने एक दूसरे से मिलने की मित्रता खत्म की है। लोगों के अंदर दुश्मनी पैदा हो गई है कि भाई हम तो यहां रहते हैं, हम किसी से बात नहीं करेंगे, गेट नहीं खोलेंगे। गांव का जो माहौल था उसको
यहां हम बना नहीं पाए, हम शहरीकरण की तरफ आ गए हैं। शहरीकरण का मतलब अब हम किसी से कोई मतलब नहीं है, भाई भाई से मतलब नहीं रखेगा, बहन भाई से मतलब नहीं रखेगी, है अपना अपना जिएंगे, एक दूसरे के अलावा किसी को जरूरत नहीं है। समाज में क्या हो रहा है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे घर में नहीं हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने अभी तक कोई प्रदर्शन नहीं किया है, हमने कोई धरना नहीं दिया है, हमने कोई आंदोलन नहीं किया है। क्यों स्वास्थ्य नहीं दिया आपने पिछले 25 साल में उत्तराखंड में? क्यों आपने चिकित्सा नहीं दी पिछले 25 साल में उत्तराखंड में? क्यों आपने एम्बुलेंस नहीं दी पिछले 25 साल में उत्तराखंड में? क्यों आपने रोजगार नहीं दिए? क्यों पलायन हुए लोग? इसके ऊपर हमें कोई मतलब नहीं। मेरे को पेंशन मिल रही है या मैं वहां से आया हूं, लेकिन जो गांव में गरीब है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, उसके लिए, क्योंकि हम उस समाज से चले गए, अब हम एक ऐसे समाज में आ गए हैं जहां हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हम देश की बात करेंगे, हम राष्ट्र की बात करेंगे, लेकिन संसद में यही भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्ता में है, क्योंकि सत्ता में वही है, तो सत्ता में जो भारतीय जनता पार्टी है गांव से लेके केंद्र तक वो सैनिकों के शौर्य की बात जरूर करती है। हमें भी गर्व है, मैं खुद पूर्व सैनिक हूं और हमें गर्व है कि जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसमें हमारे सैनिकों ने बहुत अच्छा कार्य किया। कांग्रेस गलत कर रही है या विपक्षी दल गलत कर रहे हैं, मुद्दे के ऊपर नहीं घेर रहे हैं, सेना के शौर्य के ऊपर वो गलत आरोप लगा रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन जब हम उत्तराखंड में आते हैं, अपने राज्य में आते हैं, तो किसी सत्ताधारी दल को क्या हो जाता है और उस कांग्रेस को क्या हो जाता है कि हमारा जो क्षैतिज आरक्षण था सैनिकों का नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि 90% हिस्सा हमारा 35 साल से कम उम्र या 35 से 40 साल में घर आ जाता है, तो उसके लिए क्या जरूरत थी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2020 में, जब कौन मुख्यमंत्री था और उसके जस्ट बाद एक सैनिक का लड़का मुख्यमंत्री बना? उनको कोई मतलब नहीं है। जब मामला हाईकोर्ट से आया तो उनको एक ऐसा थप्पड़ पड़ा, तब जनता ने जाना। खुद मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि भाई ये कर रखा है सरकार ने हमारे सैनिकों के लिए, क्योंकि हम इतने बटे हुए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड हो गया, पहाड़ की एक सामान्य परिवार की लड़की, मैं मिला हूं उसकी मां से, जो गाड़ी में बैठने से ही उल्टी करने लग जाती है। अगर आप पहाड़ की बात करोगे, जो पहाड़ की महिलाएं हैं, पुरानी महिलाएं हैं, गाड़ी की जो स्मेल आती है, जो कार चलती है, गाड़ी चलती है, उसकी स्मेल से ही हमारी दादी लोगों को उल्टी हो जाती थी। बैठने बहुत बड़ी बात थी। तो उस तरीके से उस महिला, उसकी बच्ची के साथ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। पुष्कर सिंह धामी जी ने तब भी यही स्टेटमेंट दिया था। एक महिला मैक्स गाड़ी के ऊपर अपने भाई की पार्थिव शरीर को जो मृत्यु के बाद बांध के लेके गई थी, तब भी यही स्टेटमेंट था। और आज एक सैनिक, ये पहला केस तो है नहीं, एक सैनिक का बेटा मरा है, वो तो एक भावुक पोस्ट वायरल हो गई, तो उसको डैमेज कंट्रोल करना है। अब ये दिखाना है कि पहाड़ में कुछ नहीं है, पहाड़ के जो डॉक्टर हैं वो इस लायक नहीं है, पहाड़ के डॉक्टरों को नोटिस दिया जाएगा, कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे, उसके बाद आंदोलन नहीं करेंगे या अपनी बात नहीं बनाएंगे। बुद्धिजीवी वर्ग खामोश है, कांग्रेस खामोश है, यूकेडी खामोश है, जितने भी सामाजिक संगठन है सब खामोश हैं। क्यों? क्योंकि किसी को वो चीजें नहीं चाहिए। सबको शहरीकरण के क्षेत्र में ही अपना घर, अपना दरवाजा, क्योंकि बगल में आग लगी है तो मेरे यहाँ नहीं आएगी, ऐसा मत सोचिए। आज उनके यहाँ हुई है, कल मेरे यहाँ भी आएगी। जब तक हम सशक्त नहीं है, एकजुट नहीं है, इसी का फायदा ये दोनों राष्ट्रीय दल उठाते हैं। क्योंकि इन चुनावों में मैंने भी देखा है, जिस बंदे ने ग्राउंड में कोई काम नहीं किया जनता के लिए, उसको जिताया है। ये सच है। इस पहाड़ की जनता ने उस बंदे को भी जिताया है जिसने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। जनता के लिए जिसने काम किया उसको जिताया, वो तो समझ में आता है। लेकिन ऐसे लोगों को भी जिताया है जो पूरी जीवन अभी तक, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, किसी भी सामाजिक संगठन से हो या इंडिपेंडेंट हो, जिन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, ऐसे लोगों को भी जिताया है जो अपने पिताजी के ऊपर चले हैं कि कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है, कैसे लोगों को बरगलाया जाता है, कैसे लोगों को खींचा जाता है, उनको भी जिताया है। तो फिर हमारा विकास कहां से होगा? हम आगे कैसे बढ़ेंगे? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पलायन, बंदर, सुअर, इसके ऊपर कौन बात करेगा? आप लोगों की जिम्मेदारी है या हम लोगों की जिम्मेदारी है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो रिटायर वर्ग है, जो पूर्व सैनिक हैं, पूर्व टीचर हैं, पूर्व सरकारी कर्मचारी हैं या एक सामान्य व्यक्ति है, वो भी अपने तरीके से आवाज उठाओ। कहो कि ये क्यों नहीं हुआ, गड्ढा हुआ तो क्यों नहीं हुआ,
मैं जिस जगह पे रहता हूं वहां पे हमारे जो यहाँ के माननीय विधायक हैं, उन्होंने मेरे घर से 200 मीटर दूर जाके एक सड़क का उद्घाटन किया, जबकि उस कॉलोनी की सड़क भी इसी सड़क से जाती है, वहां से टी बन के करती है। यही अगर सबके लिए हो जाता तो ये रोड बन जाती। अभी इन्होंने गिट्टियां डाली हैं 4 साल बाद, और 2 साल पहले उद्घाटन हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे क्षेत्रवाद बढ़ेगा, कैसे हम बांट देते हैं। और जिस जगह पे उद्घाटन हुआ था वहां आज तक रोडें नहीं 2 साल में। न शासन ने कोई काम किया, न प्रशासन ने कोई काम किया। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जो धामी जी हैं वो कह रहे हैं, सीएम ने बागेश्वर में मासूम की मौत के बाद चिकित्सा सुविधाओं में लापरवाही के मुद्दे पर कड़ा रुख जाहिर किया है। साहब, चिकित्सा सुविधाएं हैं क्या पहाड़ में? मैं गांव में रहता हूं, मैं गांव जाता हूं। मैं सन 2012 की बात बताता हूं आपको। मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आया, तब मैं सेना में था और उसी दिन घर आया था जब मेरी बच्ची होने वाली थी। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी बच्ची 1-2 तारीख को हो जाएगी, तो जल्दी आ जाओ। तो मैं घर आया, घर पहुंचा शाम के 6 बजे। 8 बजे मेरे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया। मेरे पास थोड़ी बहुत जानकारी थी तो मैंने एस्पिरिन की एक गोली उनको दे दी और फटाफट भाई की गाड़ी में डाल के हम 108 को फोन किया और हम चल दिए पिथौरागढ़ की तरफ। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में से मेगाप्रेन के इंजेक्शन लगाए थे डॉक्टरों ने और 3 दिन वहां रखा था। और रात के 11 बजे मेरे को बोलते हैं, अभी आप इनको लेके जाओ। कहां? बरेली, दिल्ली, जहां भी ले जाना चाहते हो, ये नहीं बच पाएंगे, ये नहीं बच पाएंगे। अब रात के 11 बजे आपने एम्बुलेंस करनी है, किसी को बुला नहीं सकते हो, परिवार में शादी है रिश्तेदारी में, और उनको लेके गया अकेला। बचेंगे तो बचेंगे, नहीं बचेंगे तो देखी जाएगी। बरेली जब पहुंचे तो जेब में पैसे नहीं थे, जो पैसे थे वो एम्बुलेंस को दे दिए, पैसे तो फंड में पड़े हुए थे। उस समय तक किसी को पता ही नहीं था कि मैं बरेली पहुंच गया हूं। डॉक्टर के साथ बातचीत हुई और ये ऑपरेशन हुआ। क्या ये ऑपरेशन पिछले 25 साल में पिथौरागढ़ में नहीं हो सकता? क्या उत्तरकाशी में नहीं हो सकता? क्या जौनसार में नहीं हो सकता था? क्या गढ़वाल या कुमाऊं में कहीं नहीं हो सकता था? एम्स आपने बनाया ऋषिकेश में, क्या जरूरत थी? एम्स आप बना रहे हो किच्छा में, क्या जरूरत है? यहां तो सुशीला तिवारी है, किसके लिए बना रहे हो? कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है। पहाड़ का आदमी माइग्रेट होकर यहां आएगा और बाहर के आदमी को वहां बैठाया जाएगा ताकि डेमोग्राफी को चेंज किया जा सके। दोनों राष्ट्रीय दल जो हैं एक विशेष समुदाय को यहां बैठाते हैं और जो भाजपा है वो बाहरी हिंदुओं को यहां बैठाती है ताकि डेमोग्राफी चेंज किया जाए। क्योंकि वोट की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ऐसा बंदा जीत जाता है जो आपके लिए नहीं अपने हिसाब से करेगा। ये राज्य जब बना था ये हमारे लिए बना था। आज हम ही यहां पे सबसे ज्यादा शोषित हैं। 25 साल में कांग्रेस का भी एक स्टेटमेंट आया, आपकी दाद देनी पड़ेगी बेशर्मी की। आपने भी तो राज किया यहां पे, आपने क्या किया? भाजपा तो अभी सत्ताधारी है, वो तो नहीं करेगी। उसने तो साफ कहा कि हम तो नहीं करेंगे भाई, तुम्हें यहीं आके इलाज कराना पड़ेगा, क्योंकि उनका पूरा इकोसिस्टम चलता है। कांग्रेस का भी तो इकोसिस्टम चलता था। तुमने क्या किया? तुमने कहा कि हाँ सरकार गलत। तुम क्या कर रहे थे जब सरकार में बैठे? तब तुमने क्यों नहीं आंदोलन किया अपनी ही सरकार के लिए कि यहाँ पे डॉक्टर दो, हमारे बच्चों को क्यों नहीं डॉक्टरी करवाई? फ्री में करवाते। क्यों नहीं इंजीनियर बनाया? हम बाहर से ले रहे हैं, आज हमारे डॉक्टर यहाँ नहीं है। मेरे गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं है क्योंकि उसके बाद पैसा नहीं है। हम लोगों के पास पैसा नहीं है। अभी हम चुनाव में थे, यहां पर धनबल और जनबल, बाहुबल, तीनों चीजें चाहिए चुनाव में। अगर आज मैं चुनाव लड़ता हूं, क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं पिछले 1.5-2 महीने आपको लगातार 1000 रुपए की एक बोतल, यानी आपको 1-2 लाख की दारू पिला सकूं? क्या मैं आपके पास इतना पैसा है कि मैं आपके महंगी से महंगी गाड़ी में घूम सकूं, हजारों गाड़ियां में लगा सकूं? कहां क्यों नहीं हुआ ये? वो इसलिए नहीं हुआ कि हमको सशक्त नहीं किया गया। इसके द्वारा, सरकारों के द्वारा। हम जितना गरीब रहेंगे, हम जितना यहां से माइग्रेट करेंगे, हम जितना यहां पे अपने आप को कमजोर समझेंगे, क्योंकि ये नैरेटिव सेट किया जाता है। देखो मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं, जबकि सुविधाएं दे सकते थे। पिछले 9 साल से भाजपा की सरकार है, 2017 से, और 2001 ये मुख्यमंत्री जी हमारे यहां लगभग 5 साल पूरा करने वाले हैं, लेकिन लापरवाही कर्मी बख्शे नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी लापरवाही तो आपकी है। आपने क्या किया? आप तो पहाड़ी के बेटे थे, पूर्व सैनिक के भी बेटे हो, पहाड़ से भी आपका कनेक्शन है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं आपके मंत्रियों को फर्क पड़ता है, क्योंकि आपका इलाज हो रहा है मैक्स सुपर स्पेशल या फिर
एम्स में या विदेश में। क्यों नहीं आप अपना इलाज कानून बनाते कि भाई अपना इलाज आप सरकारी अस्पताल में करोगे और जहां का विधायक है वहीं पे करेगा। एक कानून बनाना, सिर्फ एक कानून कि जितने भी सरकारी कर्मचारी, जितने भी विधायक, एमपी, वो सरकारी अस्पताल से बाहर इलाज करा ही नहीं सकते। फिर देखिए कैसे आपके सरकारी अस्पताल मैक्स अस्पताल से बड़े हो जाते, लेकिन कॉर्पोरेट को इन्होंने, अरे आप कॉर्पोरेट को आगे बढ़ाइए, कॉर्पोरेट को आप इसमें लाइए, लेकिन आप मैक्स को ठेका दे दीजिए ना हमारे पहाड़ में पूरा इलाज करने के लिए, जिसको आप देना चाहते हो, चाहे अपोलो को दे दीजिए। लेकिन आपकी एक ही जिम्मेदारी होगी कि एक व्यक्ति को भी गलती से इलाज में एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप राज करना नहीं चाह रहे, आप तो बस शोषण करना चाह रहे हैं। शिक्षा स्कूलों को आप मर्ज करना चाह रहे हैं ताकि पहाड़ में बाघ, भालू, बंदर, धूप, जंगल, गधेरे से होते हुए बच्चा स्कूल जाए, ताकि स्कूल छोड़ दे, स्कूल छोड़ के आपका झंडा उठाए और झंडा उठा के आपके साथ खड़ा रहे, आपके ऊपर निर्भर रहे। मालिक दे दो कुछ खाने के लिए, सुबह शाम तक दारू पिए, नशा करे और आपके लिए काम करे, और आप यहां पे उसकी जमीन पर, उसी की खेती पर दूसरे लोगों को लाके बैठाओगे, चाहे वो हमारी कम्युनिटी का हो, चाहे वो दूसरी कम्युनिटी का हो। मुस्लिम का तो समझ में आता है कि उनकी विचारधारा अलग है। कल मैं एक डिबेट कर रहा था, हिंदू एक मेरे पास एक ग्रुप है, हिंदू ग्रुप, उसमें एक आर्टिकल लिखा किसी ने कि जब तक एक हिंदू दूसरे हिंदू की मदद करने के लिए खड़ा नहीं होगा तब तक हिंदू का विकास नहीं हो सकता। मैं बहुत देर तक पढ़ता रहा उसको, बाद में मैंने बोला एक बार बताइए, बाहर से आके उत्तराखंड के जो पहाड़ी हिंदू हैं उनका तुम अधिकार छीन रहे हो, उनका रोजगार छीन रहे हो, उनकी चिकित्सा छीन रहे हो, उनका पलायन के लिए मजबूर कर रहे हो, उनके ऊपर दादागिरी कर रहे हो, उनका राजनीतिक वर्चस्व छीन रहे हो, उनका राजनीति छीन रहे हो, उनका जो शासन में लोग बैठा रहे हो वहां छीन रहे हो, तो फिर वो कैसे आपके साथ खड़ा रहेगा? आपने तो उसको खुद हिंदू होते हुए बर्बाद कर दिया, तुम मुस्लिम की बात करते हो। मुस्लिम तो बात की बात है, पहले तुमने हिंदू ने ही हिंदू को बर्बाद कर दिया। आपको क्या जरूरत आ रखी है? माना अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, यूपी से उत्तराखंड में आने की क्या जरूरत है? आपको क्या जरूरत है बिहार से आने की, एमपी से आने की, तमिलनाडु से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, आसाम से? यहां के लोगों को क्यों नहीं विकसित किया आपने? क्यों नहीं हर्जी? आज ठेका देख लीजिए किसको मिला है पहाड़ियों को। सन 2000 के बाद आप लोगों को यह आवाज उठानी पड़ेगी। सन 2000 के बाद जितने लोगों को भी यहां नागरिकता मिली है उनको वोट का अधिकार खत्म कर देना चाहिए, और 1950 के बाद रोजगार देना चाहिए। जो भी उसके बाद यहां पे बैठा है, चाहे 1991 में बैठा हो, 85 में बैठा हो, 70 में बैठा हो, ये चीज कानून बनाने का किसकी जिम्मेदारी है? धामी जी आपकी है। आप पूरी पिताजी के साथ रहे सेना में, और उसके बाद आपने लॉ किया या फिर आप बाहर गए। पहाड़ में कितना रहे आप? अभी एक दिन अपने खेतीमा में रोपाई लगा रहे थे, मैं अभी चंपावत से घर जा रहा था, आपके चंपावत विधानसभा का बिल्कुल बगल, चंपावत शहर के बगल में खेत बंजर पड़े हुए हैं, वहां लगाओ ना रुपाई। आप वहां रुपाई लगा रहे हो जहां बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन आप वहां नहीं लगा रहे रुपाई। वहां रुपाई लगती थी, मैंने खुद लगाई है अपने गांव में। आज मेरे गांव में रुपाई क्यों नहीं है? पूछिए। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, जब तक सोए रहोगे, सोचोगे कि बस मेरा दरवाजा, मेरा कमरा, मेरा प्लॉट, मेरा घर, धीरे धीरे दीमक की तरह सबको खत्म किया जाएगा। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, बच्चा सरकार की गलती से नहीं मरा है, प्रशासन की गलती ही नहीं है सिर्फ उसमें, वही जिम्मेदार नहीं है, हम भी जिम्मेदार हैं। हम रिटायर आए, हमने मकान बनाया यहां पे, उसके बाद मुझे पड़ोसी से मतलब ही नहीं है। समाज के लिए क्या किया मैंने? क्या मैंने अपने समाज को विकास करने के लिए एक अच्छा व्यक्ति चुना? नहीं चुना। हम आज भी पार्टी का झंडा लेके जा रहे हैं, वही सैनिक पार्टी का झंडा लेके जा रहे हैं, वही रो रहा है कि मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, मैं एग्जाम में पास नहीं हो रहा, वही सरकार उसके 37 आरक्षण को खत्म करना चाह रही है, कानून ला रही है, शासनादेश ला रही है। अगर हाई कोर्ट नहीं होता तो अभी, अब सोचे पिछले 5 साल में कितने लोग प्रमोट होते? क्या पीछे डेट से सरकार उसको प्रमोशन देगी? और वो कहां जाएगा उस प्रमोशन में? अगर बाई चांस मैं क्लेरिकल में होता हूं और डिपार्टमेंट में कोई प्रमोशन होता है, क्या मुझे एसडीएम बनाएगी? मेरा भाई रिटायर आया कुमाऊं रेजिमेंट से 17 साल करके, आज वो एग्जाम दे रहा है। अगर उसका सिलेक्शन हो जाता तो क्या वो 5 साल पुराने से उसको प्रमोशन देगी सरकार? नहीं देगी। ये तुम्हारी जड़ें काट रहे हैं दोनों राष्ट्रीय दल, लेकिन आप उन्हीं को जिता रहे हो।
आप ही के सामने रिजल्ट आ जाएगा। जो अच्छा व्यक्ति है, जिसने समाज में काम किया, जो आपकी जरूरतों को समझता है, धामी जी नहीं समझ पा रहे। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी हम पहाड़ियों की आवाज नहीं समझ पा रहे। जितने भी मंत्री बन रहे सिर्फ पैसा कमाने के लिए, कमीशन खाने के लिए बन रहे हैं क्या? क्यों ये चीजें हुई? अब आप इसमें डॉक्टरों को नोटिस कर रहे हैं और डॉक्टर खुद आपको अप्रोच कर रहे हैं कि भाई हमारी क्या गलती थी जब हमने 4-5 दिन पहले उनका हर्षवर्धन सेंटर रेफर कर दिया था। यहां पे देखो, सीएमओ ने कहा है, जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का, 100% देकर बच्चे का इलाज किया। डॉक्टर साहब ने कहा, आपने तो नोटिस दे दिया और जांच में भी लिपापोती हुई। आपका ही पेपर कह रहा, पेपर ने भी दूसरे पेज पे दिया है न्यूज, आज भी फर्स्ट पेज पे नहीं आया इस समाचार पत्र में, और कल भी 9वें पेज पे था ये समाचार। चार से 5 दिनों बाद उन्होंने कहा है कि बच्चे की मृत्यु हुई है। अब सोचिए, वहां से हल्द्वानी पहुंचने में 4 से 5 दिन लग गए। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज भी है, शायद अल्मोड़ा गए थे, अल्मोड़ा के बाद वहां पे बेस अस्पताल भी है, अल्मोड़ा में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भी है। क्यों नहीं वहां से एयरलिफ्ट किया गया? और भारतीय सेना ने क्या किया? यहीं पे एक बहुत बड़ी बात आई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी ने सेंट्रल कमांड के जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ जीओसी इन सी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सेन गुप्ता मिले हैं। यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी बैठते होंगे, यहाँ पे जीओसी भी बैठते होंगे, डीप कमांडर भी बैठते होंगे, ब्रिगेड कमांडर बैठते होंगे। जब आप पद लगा के चलते हो तो हमारे देश की शान होती है, हमें गर्व होता है आपका वो पद देख के। लेकिन जब ये न्यूज आती है भाई साहब, तब कहां होते हो साहब आप लोग? आपके पास तो संसाधन है, आपके पास सब कुछ है। एक सैनिक के पास कितने संसाधन थे? जो एक केस हुआ, क्या भारतीय सेना इसका एक वो नहीं बनना चाहिए? जब ये केस चलेगा, अगर ये कोई केस करता है, मैं वकील साहब से जरूर निवेदन करूंगा, जो सक्षम है इस सरकार को कटघरे में खड़े कीजिए और इन सरकार के साथ साथ भारतीय सेना के इस पॉलिसी के ऊपर जरूर आप केस करिए कि एक सैनिक के साथ वो सेना क्यों नहीं खड़ी थी। हम जब छुट्टी आते हैं तो हमारे पास सारे कानून लागू होते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जितने भी सेना के कानून हैं। और जब हम उसका पालन करते हैं तो फिर हमारे ध्यान रखने की जिम्मेदारी, हमारे परिवारों को ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है? कहां है आशा, कहां है आवाज जो कहती है कि मैं हर वक्त उन सैनिकों के परिवारों के साथ खड़ी रहूं? क्या वो जिम्मेदार नहीं है? और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हम लोगों की है कि हम आज तक एम्बुलेंस के लिए लड़ नहीं पाए, आज तक हम अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना पाए। धामी जी, आप तो पहाड़ के बेटे हैं, ये आप ही के क्षेत्र की घटना है। आप चाहते तो पिछले 5 साल में इस प्रदेश को कहां से कहां ले जा सकते थे। मैं तो भाजपा में रहा हूं, विस्तारक भी रहा हूं और बहुत जमीनी स्तर में जाके मैंने काम भी किया है। जो भी मुझे सूचना मिलती है, जिस भी हम उसको आगे बताते हैं, उसी के हिसाब से पूरा पैनलिंग होता है। अंकिता भट्टाचार्य हत्याकांड में भी आप ही थे, आप ही के टाइम पे अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ, कोई रिजल्ट नहीं आया। कोर्ट में मामला है, कोर्ट जो भी कहेगा उसको मानना पड़ेगा। क्या आपने न्याय किया? पूछिए अपने आप से। नहीं किया। जनता में सीधा मैसेज है, नहीं किया। आपने बचाया वीआईपी को, जबकि अंकिता के पिताजी ने पौड़ी डीएम को लेटर लिखा है कि भाई इसमें आपके प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार जी जो हैं वीआईपी हैं। आरएसएस ने क्या किया? क्या एक ही बंदा है आपके पास पूरे प्रदेश में जो प्रदेश संगठन महामंत्री? जब उनके पास आरोप इतने गंदे लगे हैं और बेटी पहाड़ की है, आपने उसको हटाया क्यों नहीं? और आज पहाड़ की महिलाएं उनका गुणगान कर रही हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रही है, जहां भी हम फोटो देखते हैं। ठीक है, आरोप लगे, कोर्ट का काम था, प्रशासन का काम था उसको सही करना। लेकिन जब विवाद था व्यक्ति के ऊपर, क्या यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर ऐसा कोई आरएसएस का बड़ा पदाधिकारी नहीं है जो उस पद को संभाल सके? संभाल सकता था, लेकिन जिद ने आप आरएसएस ने नहीं चेंज किया। हमारे अंदर वहीं से दिक्कत पैदा हुई कि आप तो हमारी बहू बेटियों के ऊपर इतने बुरी स्थिति डाल रहे हो। क्या जरूरत थी? एक व्यक्ति से पूरा देश नहीं चलता। जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगर आज वो जिंदा होते तो क्या वो ही प्रधानमंत्री होते? या उनके होने से ही देश चलता और नहीं चलता, या मेरे होने से ही चलेगा समाज?
व्यक्ति एक माध्यम है, हर व्यक्ति के बाद उसका ऑप्शन आता है। आपके अगर हम पुराने रीति देखें, अटल बिहारी वाजपेयी इतने महान व्यक्तित्व आज नहीं। नरेंद्र मोदी जी उनका सब्स्टिट्यूट आके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी मानते हैं। लेकिन उत्तराखंड से क्या दिक्कत है? कानून आप लाए बाहर के लोगों को यहां बैठाने के लिए, धामी जी। यूसीसी कानून में आपने बहु बेटियों को जो जिस चीज के लिए बीएसपी और आपके संगठन लड़ते थे, आपने उनके लिए कह दिया कि अपनी मर्जी से आप रह सकते हो अगर दोनों पक्ष वो करते हो तो। आपने तो हमारे गांव पूरे बर्बाद कर दिए। आपने यहाँ के जो बाहर का व्यक्ति यहाँ पर 1 साल भी उसमें दूसरा और तीसरा क्लोज है, सरकारी कर्मचारी यहाँ जमीन ले सकता, क्यों ले सकता है भाई? आप कानून क्यों नहीं बनाते हो कि जो भी यहाँ पे आएगा 75 साल बाद उसको यहाँ पे नौकरी मिलेगी, उसके बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगी? क्यों नहीं? हमारे बच्चों के लिए आपने कानून बनाया। आज हमारी आबादी घट रही है, हम 1 बच्चे पे आ गए हैं और ये चीज हम समझ नहीं रहे हैं कि कैसे हम लोगों को दबाया जा रहा है। 1 बच्चे पे आ गए हैं और उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी तो फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। आप बहुत कुछ कर सकते थे, आप युवा थे, आप पहाड़ के थे, नहीं कर पाए। आप तो दिल्ली से अपॉइंटेड थे, आप पहाड़ की जनता की डिमांड नहीं थे। आप तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हार गए थे। चंपावत में जाके आज चंपावत के खेत बंजर पड़े, क्यों नहीं लगाई आपने रुपाई वहां पे? क्यों नहीं? आप अभी मैं श्रीनगर में था, आपके स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है, मैंने वहां सिंपल सा क्वेश्चन पूछा एक व्यक्ति से, भाई तुम्हारे यहाँ तो स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, मैंने तो उनके साथ काम भी किया है, उनके साथ रहा भी हूं 1 महीने, तो आपके यहाँ तो सब कुछ अच्छा ही होगा, आपके यहाँ तो स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बढ़िया होंगी, क्यों नहीं? वो बोला क्या बात कर रहे हो भाई साहब, हमारी तो हालत खराब हो रही है उनको विधायक बना के, पछता रहे हैं। ये आपके पुल की बात है, वहां पे वीडियो है मेरे पास। क्यों हम लोग अपने पहाड़ियों को आगे बढ़ाने में इतने पीछे हो जाते हैं? बाहर के लोगों को आप सब कुछ दे रहे हो, क्यों नहीं आपने भू कानून में बनाया कि भाई उधम सिंह नगर और हरिद्वार के अंदर कोई बाहर का आदमी जमीन नहीं खरीद सकता, मूल निवासी ही यहां पे जमीन खरीद सकता? और क्यों नहीं आपने कहा कि पहाड़ में कल के दिन कोई गांव टूटा, पहाड़ से कोई व्यक्ति गिर गया, पूरे के पूरे स्लाइडिंग हो गई, वो गांव कहां जाएगा? आपने माइनिंग करके छोला बिलोरी का एक गांव है बागेश्वर में, आज तक उसको किच्छा में अधिकार नहीं दिया है, जबकि सब मेरे ख्याल से मैंने ही एप्लीकेशन लिखी थी आपके लिए जब आप बागेश्वर आए थे, तो एप्लीकेशन पूछ लीजिएगा, आप ही के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहां खड़े हैं, वो भी लेके आए थे वो एप्लीकेशन। आज तक उनको सितारगंज के अंदर जमीन जो अलॉट है 1970-80 की नहीं दी गई है, लेकिन महंगे साइड का काम आपका चल रहा है। महंगे साइड में आपने बाहर के लोगों को बैठा रखा है मैनेजमेंट में, वो शोषण कर रहे हैं वहां के लोगों का। क्यों जरूरत है हमको यहाँ पे शराब की? आपने शराबबंदी क्यों नहीं की प्रदेश में? क्या जरूरत आ रखी है हमको शराब? बिल्कुल बंद कर दीजिए। लीगल से ज्यादा जितना रेवेन्यू हमको शराब से आ रहा है, उससे ज्यादा तो हम मैंने देखा है अब पिछले 5 साल में इलीगली शराब का काम चल रहा है। क्या जरूरत है हमको शराब? क्या शराब नहीं मिलेगा तो हम जिएंगे नहीं? नशा हमारे जिंगाल, हमारे देवलथल के स्कूलों में पहुंच चुका है, सूखा नशा कहां से आया हो? क्यों नहीं उनके मृत्युदंड का अपने प्रावधान कानून बनाया? क्यों उनके परिवार के जितने भी लोग हैं उनको डिटेंशन सेंटर में डालिए ना? सबको पता है क्योंकि पैसा आ रहा है घर में, उन्होंने बताया। जब तक माँ बाप नहीं बताएंगे, माँ बाप को उठा के डाल दीजिए जेल में कि भाई उनका बेटा अगर स्मगलिंग कर रहा है, दूसरे के परिवार को बर्बाद कर रहा है। क्यों नहीं कानून बनाया आपने? कल संसद में अमित शाह जी तो कह रहे थे कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन हिंदू जो है दूसरे के ऊपर अत्याचार क्यों कर रहा है? दूसरे क्षेत्र का हिंदू आके यहाँ पे क्यों रिसोर्टों को आपने कनेक्शन दे रखे हैं पानी के? पानी खरीदेंगे ग्राम पंचायत को, ग्राम प्रधान उनको अपने फंड में डालेगा और गांव का विकास करेगा। क्यों उनको कनेक्शन दे रखे हैं? क्यों उनको कमर्शियल कनेक्शन नहीं दे रखे आपने? कौन बनाएगा? मैं तो एक छोटा सा सैनिक हूं, इतनी जानकारी जब मेरे पास है तो आपके पास तो साफ सब कुछ है, फिर भी प्रदेश की जनता त्रस्त है और उन्हीं लोगों को जिता रही है। और हम सैनिक कुछ बोल ही नहीं पा रहे, हम रिटायर्ड कर्मचारी कुछ बोल ही नहीं पा रहे, ओल्ड पेंशन स्कीम आप नहीं दे रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको किसी के पेंशन देने से? लेकिन नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका दिल्ली का सेंटर नहीं चाहता है कि लोगों को सहूलियत मिले। रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो आप पहाड़ियों को? पहाड़ी पलायन क्यों कर रहा है? मैं यहां पे बैठा हुआ सैनिक, एक छोटा सा आदमी, जब ये कह रहा हूं कि मैं अपने गांव में रोजगार दे सकता हूं अगर मेरे पास संसाधन हो। संसाधन कहां से आते हैं? जब आप सत्ता में बैठते हो। मैं पहाड़ के लोगों से निवेदन करूंगा कि राजनीतिक रूप से सक्रिय रहिए,
अगर आप राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं रहेंगे तो इसी तरह से भुगतेंगे। आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी, आपके बच्चों को चिकित्सा नहीं मिलेगी, आप पूरा पूरा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर निर्भर रहेंगे। सरकार आपको वहां से पलायन करा के दूसरी जगह फेंक देगी। अब देखिए, लापरवाही कर्मी बख्शे नहीं जाएंगे, ये पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है ताकि लोगों के मन में ये बैठे, वहां के लोगों को उनके अंदर हीन भावना हो कि पहाड़ में कुछ नहीं है, पहाड़ में चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है। मैं खुद परेशान हूं, यहाँ आके क्या मिला है हमको यहाँ मकान बना के। हम तो अपने गांव में बहुत खुश थे। अगर हमारे गांव में 1990 और 2000 के बीच की बात चले तो हमारे पास जो खेती थी, हमारे पास जो सड़क थी, हमारे पास चिकित्सा होती, हमारे यहाँ स्कूल होता, हम क्यों आते हैं? हमारे लिए तो वहां बढ़िया। अब हम मजबूरी में यहाँ पलायन हुए और यहाँ भी हम लोग परेशान हैं क्योंकि एम्बुलेंस नहीं है। माँ बाप, हमारे रिश्तेदार, हमारे देवता, हमारे लोक देवता सब पहाड़ में है, लेकिन वहां कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन बाहर के लोग आके वहां जमीन खरीद रहे हैं। सारे ब्यूरोक्रेट ने वहां जमीन खरीद। सन 2000 के बाद जिससे मेरी जमीन खरीदी उसको कैंसिल करिए, आपके पास अधिकार है, आप कर सकते हैं। जब मेरे छोटा सा व्यक्ति ये कह सकता है कि संसद और विधानसभा जब कानून बना सकते हैं उसमें सबके कैंसिल करिए, लीज में डालिए और वहां के लोकल व्यक्ति को उसका मालिक बनाइए। पैसा आप गुजरात से लगा सकते हैं, पैसा आप तमिलनाडु से लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मालिक नहीं बन सकते यहाँ पे। लेकिन कल जो आर्टिकल किसी ने लिखा था, हिंदू हिंदू के साथ खड़ा नहीं होता, क्यों खड़े होंगे भाई हम आपके साथ? आपका राज्य अगर उत्तर प्रदेश है, एमपी है, तमिलनाडु है, आसाम है, आप अपने क्षेत्र में रहिए ना, वोट देने वहां जाइए। आप यहाँ मकान बनाए, बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो राजनीतिक अधिकार है, जो हमारा रोजगार है, जो हमारी शासन व्यवस्था है, उसको आप नहीं चला सकते। लेकिन चला रहे हैं लोग यहाँ पे, और उसका नतीजा ये होता है कि हमारे लोग मर रहे हैं। एक कितना बड़ा साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है इस तरीके से। अब सोचिए, वो व्यक्ति देश सेवा में वहां पे खड़ा है और उसको ये देखना पड़ रहा है, ये भी कह रहा होगा काश मैंने अपने बच्चे हल्द्वानी रख लिए होते, काश मैंने अपने बच्चे देहरादून में रख लिए होते, किसी प्लॉटिंग वाले को पैसा दे दिया होता, वहां पे हमने मकान बना लिया होता। आप गांव में हमें क्यों नहीं दे रहे रोजगार? पैसा दीजिए ना, गांव में बहुत पोटेंशियल है। चीड़ के पेड़ काटने के लिए भी हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, उससे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सब विकसित हो जाएगी। हमें यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास इतना पैसा होगा वहां पे। लेकिन आप करेंगे नहीं, क्यों नहीं कर रहे? और यहाँ पे आप कह रहे हैं लापरवाही बख्शे नहीं जाएंगे। कितनी बार गर्भवती महिला मर गई अभी 2-3-4 महीने पहले, कैंची धाम जाम में फंस के एक व्यक्ति मर गया। हजारों एग्जाम्पल हैं पहाड़ियों के जिनकी कोई सुनवाई नहीं है। हर बार लापरवाही, हर बार आपके मंत्री, आपके विधायक, आपका शासन, आपका प्रशासन। इसी हल्द्वानी के अंदर 1960 का नक्शा दिखा गया, तहसीलदार साहब जेसीबी लेके खड़े हो जाते हैं और जिसका घर के ऊपर लाल निशान लगाया है वो आपका ही वोटर है। क्या उसने आपको चुन के गलती की? क्या उसने नगर निगम के मेयर को चुन के गलती की? क्या उसने वार्ड मेंबर को चुन के गलती की? क्या उसने विधायक को चुन के गलती की? क्या उसने एमपी को चुन के गलती की? या उसने प्रधानमंत्री जी को जो जिस चीज के लिए चुना था, इस देश का विकास करेंगे करके, वो भी एक हिस्सेदार था, उसी के घर में आपने नाल निशान लगा, और कुछ कहने को तैयार नहीं है। हमने कहा हमें ही बता दो क्या किस्सा है। नहीं, हम नहीं बताएंगे, कोर्ट में केस चल रहा था। हमने कहा ठीक है, बता तो दो ना। आज भी वो बंदा झंडा लेके खड़ा है और पूर्व सैनिक ही है, लेकिन उसका घर के ऊपर लाल निशान आपने लगा रखा है। सोचे कितना मानसिक तनाव है। बच्चे सारे बाहर हैं, बूढ़ा बूढ़ी घर में है। अब वो जिस प्लॉट की कीमत हम कह रहे थे, हमने प्लॉट लिया, बोला यार एक प्लॉट बेचेंगे, एक प्लॉट लेंगे, कोने का प्लॉट, आज बीचों बीच भूल चली गई। उस समय के मुख्यमंत्री से लेके उस समय के बाद जितने डीएम यहाँ रहे, एसडीएम रहे, जितने यहाँ नगर आयुक्त रहे, जितने पटवारी रहे, सबको जेल में ठूसो ना। गलती तो उनकी है, उन्होंने ये कॉलोनी बनने दी। आप उस व्यक्ति को क्यों टारगेट कर रहे हो जो सबसे छोटे पायदान पे है? मैं पहाड़ियों से इतना ही कहना चाहूंगा कि जागरूक बनिए। बाहर आ गया, जागरूक बनिए, जागरूक बन के अपनी आवाज पूछिए। जिस व्यक्ति को आपने चुना है, जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं, उनसे पूछिए भाई साहब हमारी क्या गलती। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हो, अकेले पकड़ के ठूस देंगे आपको। लेकिन जब आप बल्क में खड़े होंगे, जब आप सभी लोग खड़े होंगे, कोई जरूरत नहीं है आपको जाके थाने में प्रदर्शन करने की, वो अलग मैटर है। आपने सड़कों, आप सोशल मीडिया पे भी रोष प्रकट कर सकते हो।
अपनी बात कह सकते हो। ये संवैधानिक देश है, इस देश में संविधान का इतना अच्छा सिस्टम है, जब आप इसको पढ़ोगे, जागरूक बनिए राजनीतिक रूप से। सबसे ज्यादा जो जागरूक होगा, आज देखिए साउथ भारत के, जो दक्षिण भारत के लोग हैं, वो क्यों इतने अच्छी व्यवस्था के साथ जी रहे हैं? क्योंकि वो जागरूक हैं, वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं, वो अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं और एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर आज मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो कल मेरे को जरूरत पड़ेगी तो ये व्यक्ति मेरे साथ खड़ा नहीं हो। तो हम पहाड़ियों से भी निवेदन है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये राज्य आपके लिए बना है। चमोली जिले की ही महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था 1994 में, मुजफ्फरनगर कांड जो हुआ था, और आज उसी क्षेत्र की उस सैनिक के बेटे की मौत के ऊपर हम राजनीति करना चाह रहे हैं, एक माहौल बनाना चाह रहे हैं कि पहाड़ जो है वो बहुत बेकार है, वहां के डॉक्टर बेकार हैं, वहां के क्षेत्र बेकार है, वहां कुछ नहीं है। जबकि हमें गर्व होना चाहिए था कि हमसे गलती हुई है, हम इस गलती को सुधारेंगे। कैसे सुधारेंगे बताइए? जब आपके पास संसाधन है, आप नहीं सुधार पा रहे हो। मैं तो एक पूर्व सैनिक हूं, न मेरे पास पैसा है न संसाधन है, मैं भी दिल में इच्छा लगी हाँ मैं सुधारूंगा, लेकिन मुझे चाहिए आपका साथ। जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, चाहे आर्थिक रूप से खड़े नहीं होंगे, और जब तक हम एक क्षेत्रवाद के हिसाब से, अपने राज्य के हिसाब से खड़े नहीं होंगे कि हम पहाड़ी क्यों भीख मांगे हम सरकार से, नहीं किया ना आपने, मत करो, हम क्यों भीख मांगे। कल मैं बड़ा हुआ जब मैं अपना ये MIHU चला रहा था, कल मैंने सोचा उसको ट्रस्ट में कन्वर्ट करता हूं, और हम उस ट्रस्ट के माध्यम से पूरे प्रदेश में, नहीं चाहिए सरकार के एम्बुलेंस, हम खुद रोजगार पैदा करेंगे, खुद रोजगार देंगे, खुद खेती करेंगे, खुद उस खेती को कंज्यूम करेंगे, लोगों को विकसित करेंगे। हम यहाँ रिटायर आ गए, यहाँ बैठ गए, नौकरी होगी, वही जीवन नहीं है, समाज खत्म हो जाएगा। जिस प्रकार से कश्मीर से 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को भगाया गया, अगर वो सारे एक होते तो आज वो वहां से भागते नहीं, अरबों रुपए की संपत्ति छोड़ के भागे हैं। मैं तो उस जगह पे रहा हूं, एक कश्मीरी पंडित से मिला हूं, कश्मीरी जो हिंदू हैं उनसे भी मिला हूं, और उस जगह को भी देखा जहां आज बाहरी लोग जो मुस्लिम उनके यहाँ कार्य करते थे, वो आज वहां मालिक बन के बैठे हुए हैं। सरकार ने उनके हिसाब से कानून बनाया और उनको मालिक बनाया। तो हम पहाड़ियों से क्या दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को कि हम पहाड़ियों को यहाँ पे नागरिक क्यों नहीं बनाया? खत्म कीजिए जितने भी है, क्योंकि शासन और प्रशासन हमारा होना चाहिए, रोजगार हमारा होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। 1950 अगर हमारा संवैधानिक दिवस है तो वहां से हम कानून मांग रहे हैं, तो वहां से सब व्यक्तियों को नौकरी मिलनी चाहिए, वहां से। और ये उधम सिंह नगर और जो हरिद्वार जिला है, वहां पे 1 इंच जमीन भी बाहर का व्यक्ति नहीं खरीद सकता, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति भी हो, बाहर हैं तो हैं, उनको लीज पे दिया जा सकता है, लेकिन तब जब यहाँ के मूल निवासी को पूरा अधिकार मिल जाए। हम पहाड़ पर गिर जाएगा, पहाड़ में स्लाइडिंग हो, उस गांव को कहां बसाएंगे? आज जमरानी बन रहा है, उसको हम कहां रुद्रपुर में बसा रहे हैं, कल सारी जमीनें बिक जाएंगी। सोचिए पहाड़ियों, आपको कहां बैठाएंगे ये लोग? आपके पास 2 ही मैदानी जिले हैं, ये खेती की जमीन है, खेती हो सकती है, यहाँ पे इंडस्ट्री की हमें जरूरत ही नहीं है, लेबर बना के रख दिया हमारे लोगों को रुद्रपुर में। 12,000 14,000 की नौकरी में पूरा घर चल जाएगा आपका, पूरा जीवन पालन पोषण हो जाएगा। क्या आपके बच्चों की पूरी चिकित्सा फ्री? आपको गांव से निकाल के यहां, जबकि 30,000 रुपए मेरी चाची मेरे घर में गाय से कमा रही है, लेकिन हम करना नहीं चाह रहे, क्योंकि हमें आधुनिकता में जीना है, देखना है कि हमें लेबर वर्क ठीक है, लेकिन हम अपना मेहनत नहीं करेंगे। क्यों? सरकार हमारे साथ नहीं है। और जिस दिन ये सरकार चेंज होगी और ऐसी सरकार आएगी, आप चुनिए उन व्यक्तियों को जो इन मुद्दों के ऊपर आपके साथ आते हैं, कि ऐसी सरकार बनाएंगे जिसमें पहले प्रायोरिटी मूल निवासियों की होगी, क्योंकि मूल निवासी यहाँ के सबसे क्या बोलते हैं उसको, इस प्रदेश के जन्मदाता हैं, उनके लिए ये राज्य बना था, ना कि बाहरी राज्यों के लोगों को यहाँ बसाने के लिए राज्य बना था। लाइए कानून, अगर आपके अंदर आप युवाओं के बच्चे हैं, अगर आप पहाड़ के हैं, तो लाइए कानून। और सन 2000 के बाद सब, जिस दिन उनके 75 साल हो जाएंगे, उस दिन उनको धीरे धीरे आप भी रोजगार दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ के हम लोग देवता, अपने पूर्वजों को लोग देवता मानते हैं, उनको पूजा करते हैं, लोग मजाक बनाते हैं हमारी संस्कृति का। हिमाचल चले जाइए, जम्मू कश्मीर चले जाइए, वहां के लोक संस्कृति को सरकार प्रमोट करती है। पंजाब के लोक संस्कृति को पूरे विश्व में फैला दिया गया, राजस्थान की लोक संस्कृति को पूरे विश्व में फैला दिया गया, और हम एक बच्चे को एम्बुलेंस नहीं दे पा रहे हैं।
और डॉक्टरों को हम यहाँ पे नोटिस दे रहे हैं कि भाई आपने जांच में लापरवाही की, आपने चेक किया, जबकि 4 दिन पहले ही वहां से ट्रांसफर हो चुके हैं बच्चा जो सीएनएस के हिसाब से है। और बातें एसी रूम में बैठ के बोलते हैं, क्यों आप देहरादून में बैठे हो, क्या जरूरत है आपको देहरादून में, बैठिए नहीं, कोई जरूरत नहीं आपको एसी रूम की। यहाँ के मुख्यमंत्री को कोई जरूरत, दरी बैठा के नीचे बैठिए और जितने भी अधिकारी हैं सब वहीं बैठेंगे। गैरसैंण में अगर आपके पास जगह नहीं है, एक कमरा किराए पे लीजिए, वहां बैठ के नीचे जिसको जरूरत होगी। क्या जरूरत है मुझे गैरसैंण या वहां जाने की, बनाइए राजधानी पहाड़ में, नहीं किया। और आप लोग उन्हीं को वोट दे रहे हो जो देहरादून को राजधानी बनाना चाह रहे हैं। कौन है देहरादून में आज? 50 से 60% बाहर के लोग बैठे हैं। क्यों दे रखा अधिकार उनको शासन में, प्रशासन में? व्यवसाय में आप उनको दे सकते हो, लेकिन वो भी माध्यम यहां का मूल निवासी ही होगा। जब तक इन मुद्दों के ऊपर आप नहीं लड़ोगे, ऐसे ही हमारे बच्चों के अंतिम संस्कार हम करते रहेंगे, ऐसे ही गर्भवती महिलाओं का अंतिम संस्कार हम करते रहेंगे। कैची धाम में जैसे जाम में व्यक्ति फंसता है, मरेगा, मरते रहेंगे, क्योंकि वो पहाड़ी हैं, उनकी किसी को कोई जरूरत नहीं है। और आप जो चुन रहे हो वो नेता देहरादून का ही विकास करना चाहता है, वो आपका विकास नहीं करना चाहता है। खोलिए ना एम्स, एक कुमाऊं के बीचों बीच और एक गढ़वाल के बीचों बीच, क्या जरूरत है? हम नहीं है, बंद करिए एम्स को, क्या जरूरत है? हमारा तो इलाज ही नहीं होता वहां, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस इलाज के लिए। वहां खोलिए ना, सब कुछ है आपके पास। जब आप एक बांस के जंगल में इतना बड़ा तीर्थ स्थल खोल सकते हो, तो यहां क्यों नहीं खोल सकते एम्स और बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट? क्यों जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड फ्री नहीं है? क्यों एक्सरे नहीं? क्यों ब्लड टेस्ट? लाल पैथलैब के लिए हम पेमेंट करते हैं, आप पेमेंट करिए, दीजिए फैसिलिटी, नहीं दे रहे हैं। रिफर जरूर होगा बंदा, और रिफर होने के बाद भी उसकी जान नहीं बचेगी। देखिए ये बच्चा नहीं बच पाया, और आज उसमें लापरवाही के लिए लिपापोती की जा रही थी। 1-1.5 साल पहले महिला अपने बच्चे को बांट के ले गई थी अपने भाई की लाश को, उसका रिपोर्ट आज तक नहीं आया। क्यों नहीं सार्वजनिक करते? अगर आपके पास आपको सुझाव देने के लिए नहीं है, मैं पूरे मंत्रिमंडल से कह रहा हूं, अगर आपके पास सुझाव देने के लिए नहीं है, मुझे बुला लीजिए साहब। पहाड़ियों के लिए मैं बोल दूंगा, लेकिन लाइव चलाओगे, मैं जो कहूंगा, करना न करना आपकी मर्जी। पढ़ा लिखा होने से आप लोगों से कनेक्ट नहीं होते, उनकी समस्याओं से कनेक्ट नहीं हो सकते। बंदर पहाड़ में, सुअर पहाड़ में, जंगली जानवर बाघ पहाड़ में, आदमी मर रहा है वहां, उसके पास 5 किलो और 7 किलो राशन मिल रहा है, कुछ हो नहीं रहा, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे। ये मुद्दे नहीं है हमारे, एम्बुलेंस नहीं है। हमें तो गर्व होना चाहिए था कि हम ऐसी सरकार में हैं जो गांव से लेकर केंद्र तक है। आज मुझे दुख हो रहा है कि संसद के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, जितने बड़े बड़े मंत्री, मैं कल पूरा संसद को सुन रहा था, सेना के ऊपर शौर्य करते हैं, और हमें भी गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमें भी गर्व है। लेकिन जब हमें ये देने की बात आती है, तब कहां जाते हैं? सैनिकों का आरक्षण खत्म करने की बात होती है, क्या शासनादेश क्यों लाया गया? क्या आपका नजरिया था? सदन में पहाड़ी को गाली दी जाती है, आप उन्हीं को प्रमोट करते हैं। कैची धाम की व्यवस्था आपसे नहीं बन पा रही है, जाम में हमारे पहाड़ी लोग फंस रहे हैं, बंद कर दीजिए ना गाड़ी ले जाना ऊपर। यहां पे पार्किंग पहाड़ियों को दीजिए, गोलापार में बहुत लोगों की जमीन है, उनका भी घर चल जाएगा। लेकिन पहला प्रायोरिटी जो है मूल निवासी को दीजिए, पहाड़ के लोगों को विकसित मत कीजिए। आज उन्होंने हमारे घर के बच्चे को खत्म किया है, कल किसी और के बच्चे को खत्म हो जाएगा, लेकिन ये समस्या खत्म नहीं होगी। क्या जरूरत है कि आज हमें ये कहना पड़ रहा है? 9 साल आपकी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार, फिर आपकी सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार, ये एम्बुलेंस नहीं है। कितना खर्चा है इसका रेवेन्यू, स्वास्थ्य का और शिक्षा का? क्यों नहीं दे पा रहे हैं आप हमारे प्राइमरी स्कूल में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन? यहां शहर में छोटे से कस्बे में भी बीएड पढ़ा हुआ लड़का टीचिंग करा रहा है 14-15 हजार रुपए। मेरी बहन खुद करा रही है, 8 से 20 हजार रुपए मैक्सिमम, और वो 15 घंटे काम करती है, 20 घंटे काम करती है, घर जाती है तो भी स्कूल का काम लेके जाती है, और अपने बच्चों को 100% देती है जो कक्षा के बच्चे हैं, और बच्चे भी उनको प्यार करते हैं। तो 20 हजार रुपए आप दे दीजिए। हाँ, कंडीशन ये है कि आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना है। परमानेंट जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन
प्राइवेट स्कूल में तो लोग पढ़ रहे हैं, वही लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी क्यों? सिर्फ हम जिम्मेदार नहीं है कि पलायन होकर यहां आए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, सब सरकार भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि आपने पलायन करवाया, वहां से प्रशासन को पलायन कराने में मजबूर किया आप, क्योंकि आपने कुछ दिया ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। अगर आज मेरे ससुर जी का एक मच्छी का तालाब बनना था, वो आज तक शायद नहीं आया है ब्लॉक से। आज 1 साल 1.5 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, आज तक नहीं आया है। अब मैं जब घूस दूंगा, पैसे दूंगा, तब आएगा। ब्लॉक प्रमुख भी आपका ही था। फातड़ी एक गांव था, जून के महीने में पानी की बूंद नहीं थी, एक बाल्टी पानी से भैंस भी नहा रही थी, भैंस भी पानी पी रही थी, आदमी भी नहा रहे थे, आदमी खाना भी बना रहे थे। मुझे हैरान हुआ, तब मैं सीएम पोर्टल पे जब फोन किया तो जुलाई महीने में मुझे फोन आता, भाई साहब पानी आ गया आपके गांव में। अभी उसी गांव से क्षेत्र पंचायत जीता है, मेरे गांव के बगल वाला गांव है और सबसे ऊंचाई पे है, और वहां पानी नहीं था। जब मैंने वहां के जनप्रतिनिधि से बात की, ब्लॉक प्रमुख से बात की, प्रधान से, मेरे को तो कोई जरूरत ही नहीं थी, मेरा तो नीचे गांव है, मेरे यहाँ तो पानी है। लेकिन उनके गांव की जिम्मेदारी भी मेरी बनती है, क्योंकि हम पहाड़ी हैं, ये हमारा समाज है। और जुलाई के महीने में मेरे पास भी आपके पास डाटा होगा, सीएम ने मुझे कितनी बार फोन किया सीएम पोर्टल से। जुलाई के महीने में फोन आ रहा है कि जुलाई में हमारे यहाँ 6 फुट जनन, इतना पानी हो जाता पहाड़ में। लेकिन मई जून में नहीं होता, क्योंकि ऊपरी क्षेत्र में चीड़ है, बांझ खत्म हो गया, फ्लैंड खत्म हो गया, उटीस खत्म कर दिया गया है। इसके लिए आपने कभी पॉलिसी नहीं बनाई? क्यों नहीं बनाई? क्या आपको दिखता नहीं है? एक मॉडल, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं आपके पास? टोटली तो 15-20 डिस्ट्रिक्ट हैं साहब। एक अच्छा, अरे भाई यार, आप अगर 1 लाख रुपए तनख्वाह देते हो तो पूरे वर्ल्ड से डॉक्टर को बुलाइए, 1.5 लाख रुपए दीजिए, लेकिन वो वहां रहेंगे, वो फैसिलिटी वहां देंगे। कानून उसी हिसाब से बनाइए ना। लेकिन भ्रष्टाचार करने के बिना तो जीवन जिएगा ही नहीं यहाँ पे शासन और प्रशासन। नहीं तो फिर चुनाव में वोट कहां से खरीदेंगे, दारू कहां से बांटेंगे? बहुत बुरा लगता है जब हम सैनिक रिटायर हो गए, अपने सैनिक के साथ खड़े नहीं होते। अरे ये पार्टी नहीं है, ये भी आप ही का बच्चा था, इसमें न कांग्रेस है न भाजपा है। ये बच्चा जो था हमारे उत्तराखंड का पहाड़ का बच्चा था, जिसका पिता सेना में नौकरी करता है। आज आप नहीं खड़े हो इसके साथ। कहां है हमारे जो जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल साहब, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हो? बताइए, आपका ही बच्चा है ना, आपके सैनिक का बच्चा है। आपको पता है सेना में कितनी घटनाएं होती हैं, लेकिन आपने आवाज नहीं उठाई, कुछ कहा ही नहीं आपने। उठाइए आवाज, अपने लिए नहीं तो अपने समाज के लिए उठाइए, नहीं तो एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इतिहास पढ़ लीजिए, जिस समाज ने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया वो आज मिट गया है। कश्मीरी हिंदू आपके सामने है, बंगाल में आपके सामने है, बांग्लादेश में इस कंडीशन में भी वो सारे हिंदू एक हैं। एक स्टेट का हिंदू दूसरे स्टेट के हिंदू को अतिक्रमण मत कीजिए ना। आप अपने यहां करिए ना, अपनी सरकार से लड़िए ना। यहां इजी देख के सब यहीं आ जाते हैं। कल मैं नगर निगम के हमारे जो मेयर साहब हैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, वो कह रहे थे जो यहां आता है यहीं का होकर रह जाता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन शासन और प्रशासन, रोजगार, उसमें उनको क्यों प्रायोरिटी दे रहे हो? कोई व्यक्ति बिहार में अगर करोड़पति है और उत्तराखंड में आ जाता है, 1-2 साल में यहाँ पे बन जाएगा यहाँ का नागरिक। उसके बाद अगर यहाँ के रोजगार, यहाँ के शासन, यहाँ के प्रशासन, यहाँ की राजनीति में वो अगर अपना दखल देता है तो किसकी गलती है? मेरी गलती है, मुझे तो पता ही नहीं है। एक सामान्य पहाड़ी को क्या पता है? बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन सरकार को सब पता है। और इन पहाड़ियों को बर्बाद करने के पीछे कांग्रेस और भाजपा दोनों का हाथ है। और यही सैनिक जिनका आरक्षण काटा गया इसी भाजपा के सरकार के द्वारा सन 2020 में, अगर हाईकोर्ट नहीं होता, और वही सैनिक आज झंडा लेके खड़े हैं। फतेहपुर में भी मैंने देखा परसों जब चुनाव में वही नारे लगाए, उस समय पे केस नहीं आया था। आज उन्हीं के बच्चे बाहर नौकरी कर रहे हैं। हमारे यहाँ सन 2000 जब राज्य बना, उसके बाद कितने मूल निवासियों को यहाँ पे रोजगार मिला और कितने बाहर के लोगों को रोजगार। हटाइए ना उन जिनको रोजगार मिला सरकार में, आप कानून लाइए, बिल पास कर सकते हैं, विधानसभा सब कुछ कर सकती है। क्या जरूरत है? हमारे यहाँ पाकिस्तान से जो सिख कम्युनिटी आई है वो 1950 के 47 से लेके 72 तक आई है। जैसे सिंगेटी आएगी उनको भी रोजगार मिलेगा।
बंगाली कम्युनिटी को आप एससी का दर्जा देना चाहते हो, और हमारे यहाँ के गांव का एससी आज भी हल जोत रहा है। एक भाई नौकरी में है तो 4 भाई घर में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनकी क्या गलती है? उनको क्यों नहीं दिया आपने रिजर्वेशन? उनको उसी गांव में क्यों नहीं दिया रोजगार? चपरासी बनाते, जो जिसकी शख्सियत थी, अगर 8वीं पास है तो चपरासी बनाते, अगर MA BEd PhD है तो टीचर बनाते, वही दो ना रोजगार उसको। लेकिन आप बाहर से लाके उनको रोजगार दे दोगे, जिस दिन उनकी सीनियरिटी आएगी उस दिन मिल जाएगी। 1950 के बाद अगर 1972 में आए तो उस दौर को कम कर देंगे। आप उनको केंद्र सरकार में दे दीजिए, लेकिन राज्य सरकार में नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे यहां के लोगों का अधिकार छीना जाएगा। जो यहाँ के निवासी हैं, चाहे वो थारी कम्युनिटी हो, चाहे हमारे यहाँ की बोक्सा कम्युनिटी हो, चाहे हमारे यहाँ का पहाड़ी समाज हो, चाहे मेरे ही ससुराल का एक ऐसा वर्ग जिसके यहाँ छत नहीं है, टीन की छत नहीं पड़ती, और जो टीन की छत पड़ी है वो ऐसी खराब है, वो भी एसटी में आते हैं, लेबर मजदूरी कर रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज उनके पास स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि उनके घर में पैसा नहीं है। कौन उनका विकास करेगा? उनके बच्चे को एम्बुलेंस मिलेगी? सोचिए, गांव जिसके, मेरे पास तो पेंशन है, चलो मैं यहां से एम्बुलेंस लेके चला भी जाऊंगा, लेकिन जो मेरे गांव का बंदा है, कैलाश मेरा भाई है, जो लेबरी का काम करता है, ब्राह्मण है, और एक एसटी मेरे ससुराल में है, वो भी लेबरी का काम करता है, क्या उनके बच्चों को 108 मिलेगी? कहां तक मिलेगी? कितना उपचार मिलेगा? अभी मैं गांव गया था जून के महीने में मेरे गांव में मेरे भाई का क्लास में उसकी वाइफ को कैंसर हो गया था। उसने बताया मुझे एम्स ऋषिकेश का सच, कि किस कठिनाई से उसने वहां इलाज कराया है, क्या क्या दर्द झेलना पड़ा। यही हल्द्वानी के अंदर हमारे कनारे सेना के एक भाई को, पत्नी को कैंसर हो गया था, किराए पे मकान, उसके पास तो नौकरी तक नहीं है, कहां से करेगा? इसकी व्यवस्था कौन करेगा? जिसके पास संसाधन है वो तो ठीक है, जिसके पास नहीं है उसकी व्यवस्था कौन करेगा? सरकार करेगी। क्यों नहीं किया आपने? 9 साल से सत्ता में बैठे हुए आप, 5 साल से आप बैठे हुए, क्यों नहीं किया आपने? और आप कह रहे हैं कि लापरवाही से बख्शे नहीं जाएंगे। क्या कर लोगे आप इनके साथ? बताइए, क्या कर लेंगे आप? कितना दिन का टाइम लिमिट देते हैं कि आप इनको बर्खास्त कर देंगे, नौकरी से निकाल देंगे, इनको फांसी पे चढ़ा देंगे, क्योंकि एक बच्चे का हत्या का केस चलेगा, इनकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। क्या कर लेंगे आप? क्या कानून है हमारे पास? कानून ही नहीं है हमारे पास। न्यायालय तो फैक्ट एंड फिगर पे काम करेगा। आप न्यायालय के पास जाएंगे, अपने साक्ष्य तब जाके न्यायालय आपको देगा न्याय। जैसे हमारे सैनिकों के सती आरक्षण में आपके मुंह पे तमाचा मारा था भाजपा की सरकार में, और कांग्रेस में उसमें जिम्मेदार है, क्योंकि लोक सेवा आयोग का कानून आपने लिया उत्तर प्रदेश से, वहां जब लागू हो सकता है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं लागू हो सकता? जब सब कुछ हम उत्तर प्रदेश का लेके चल रहे हैं, तो आज तक हमने अपना किया क्या है? भूकानन तक अपना नहीं लाया। ये हरिद्वार और उधम सिंह नगर हमारे जिले हैं पहाड़ियों का, और आपने इनको खुला कर दिया बेचने के लिए। मैं कहता हूं ऐसी सरकार लाइए सन 2000 के बाद, जिसने भी यहां पे जमीन ली है उसकी जमीन को निरस्त कीजिए, लीज में कन्वर्ट कराइए, और मालिक जो है या तो सरकार बने या वो ग्राम प्रधान के अंदर आए, ग्राम सभा के अंदर आए, उसको रेवेन्यू देगा वो बंदा जिसने जमीन खरीदी है। मालिक नहीं बन सकते आप यहां पे, आपने सबको मालिक बना दिया यहां पे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं नागालैंड में आप मालिक बन सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये दार्जिलिंग, क्या आप हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, वहां तो आपने मालिक नहीं बनाया, सरकारें तो आपकी भी है वहां पे। तो उत्तराखंड को प्रयोगशाला क्यों बना रखा है? लूटने के लिए। हमारे लोग बाहर बर्तन मांज रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी उनको घर में रोजगार देने की? जब मैं एक सैनिक होकर कह सकता हूं कि मैं रोजगार दे सकता हूं, तो आप तो उस पद पे बैठे हुए हो, आप क्यों नहीं रोजगार दे सकते उनको? लेकिन आपने दिया नहीं। और जब तक समाज जागृत नहीं होगा, अंधभक्त मत बनिए। मैं भी अंधभक्त था, लेकिन जिस दिन से अंकिता के साथ अन्याय हुआ, वो आग मेरे अंदर तब से सुलगी थी, और वो निकली 2024-25 के जनवरी में। मुझे मौका मिला, मैं बाहर निकल गया, आप भी निकलिए। ठीक है, आप एक व्यक्ति के मानिए अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मोदी जी, लेकिन सभी अच्छा नहीं कर रहे ना। हमारे यहाँ आके यूजीसी जैसे कानून पे कितने हमारे भाजपा और कांग्रेस के नेता अपनी बहू लाएंगे लिव इन रिलेशन में वाली लड़की का? कोई लाएगा? क्यों नहीं न्याय मिला? वो वीआईपी कौन है? कहां
है आरएसएस जो कहता है हम समाज को बदलते हैं, समरसता बदलते हैं। मेरे बगल में चंद्र प्रकाश है, उसके यहां आज तक वो एससी कम्युनिटी से आते हैं, उनके बगल में आज तक आरएसएस ने शाखा नहीं लगाई, वो बेचारा नाक रगड़ के रह गया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कितने आरएसएस के कार्यकर्ता उनके घर में खाना खाने आए, चंद्र प्रकाश जी के घर में, हमारे पार्षद हैं, या उनकी कम्युनिटी के घर में आए जिसको नहीं जानते थे, वो तो अनपॉलिटिकल है। मैं तो इसी जगह पे रह के बता रहा हूं आपको, फैक्ट एंड फिगर। करना है तो सारे काम अच्छे करिए ना। हम पहाड़ियों के साथ ही ज्यादती क्यों करते हैं? क्यों नागरिकता दे रखी है यहाँ पे? क्यों यहाँ पे जमीन खरीदवा रखी है बाहर के लोगों ने? कैसे हिम्मत हुई उनकी जमीन खरीदने की? और जमीन खरीदो, हमारा रोजगार, हमारी शिक्षा उनके लिए क्यों है? उनको सब कुछ फ्री है, हमारे लोगों को फ्री क्यों नहीं है? आज मेरे गांव का पुरोड़ा का प्रकाश की लड़की स्कूल में 5,500 रुपए बीए की फीस नहीं भर पा रही, किसकी जिम्मेदारी है? दारू से, नशे से बर्बाद कर दिया पूरे पहाड़ को, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की ना। बंद कर दीजिए दारू, बिल्कुल बंद कर दीजिए, ड्राई स्टेट घोषित कर दीजिए, क्या दिक्कत है? जितना रेवेन्यू सरकार को दारू से आ रहा है उससे ज्यादा दारू तो इलीगल सेल हो रही है। मद्दे बहुत है, बहुत बुरा लगा, लेकिन ये कहानी ऐसे है जो आप क्रिएटिव बनाना चाह रहे हैं ना, पहाड़ बेकार है, पहाड़ में कुछ नहीं है, एक मानसिकता, और क्योंकि उसका पड़ोसी भी भागेगा। जब सैनिक के परिवार के साथ ऐसा हुआ है, जिसके पास संसाधन है, पैसा है, सोचे मेरे गांव के लोहार जिसके पास पैसा नहीं है, मेरे गांव का वो व्यक्ति जो बेरोजगार है, कैलाशदास जैसे लोग कहां जाएंगे? अभी उसका लड़का 12वीं पास होगा, वो क्या करेगा? कितना एक लेबर व्यक्ति गांव में कमा लिया होगा? खेती खत्म है, दाल हो नहीं रही, रुपाई हो नहीं सकती, 8, 10, 15, 20 किलो राशन पे हम निर्भर हैं, कोई रेवेन्यू का होश नहीं है। जो खेत गांव में काम धाम होता है उसी से कितना कमा लेगा? क्या उसको पूरे 30 दिन में 500, 600 रुपए की अगर हम मानते हैं, 15,000 या 18,000 उसका अपना जीवन है, बच्चे हैं, पत्नी है, कपड़े हैं, कौन जिम्मेदार है इसका? ये दोनों सरकारें जो केंद्र से चलती हैं वो जिम्मेदार हैं, और हम उन्हीं को चुन रहे हैं क्योंकि वो हमारे लिए कुछ नहीं करती है। हमारे बच्चे ऐसे मर रहे हैं। आप जागरूक बनिए पहाड़ियों। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, ये ऐसे ही आपको लूटते रहेंगे। चाहे आप किसी पहाड़ी के बेटे को वहां पे बता दो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे, लेकिन उसके अंदर जब तक दर्द नहीं होगा, संवेदना नहीं होगी, तब तक ये प्रदेश चेंज नहीं हो सकता। डिमांड करिए, जब आपके पास आएंगे ना 2027 में, तो एम्बुलेंस क्यों नहीं दी, शिक्षा क्यों नहीं दी, चिकित्सा क्यों नहीं दी, पलायन के लिए क्यों नहीं दिया? तब आपके पास एक ही बात, राष्ट्रवाद। हमने सोचा ठीक है, अच्छी बात है, हम भी राष्ट्रवाद के पक्ष में, मना नहीं करेंगे, लेकिन राज्य की कीमत पे क्या राष्ट्रवाद होगा? हम लोगों को बर्बाद करके, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, सब कुछ खत्म करके राष्ट्रवाद होगा। केदारनाथ में गुजरातियों ने फूलमाला से डेकोरेशन किया, क्या पहाड़ी उनके यहाँ के पन्नों को विरोध करना चाहिए था? लोगों को विरोध करना चाहिए। क्या पहाड़ में कोई है ही नहीं जो यहाँ का ठेका ले सकता? कानून कौन बनाएगा? यहाँ के लोगों को संरक्षित कौन करेगा? सरकार करेगी। एक भी ठेका बाहर के व्यक्ति का यहाँ नहीं चलेगा, हमारे ही व्यक्ति के माध्यम से चलेगा। क्यों नहीं कानून बनाया? सरकार सत्ता में है, गांधी जी 9 साल से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार है। बाहर बैठ के करण मेहरा जी कह रहे हैं सैनिक के बेटे के इलाज के भाव में मौत को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार पर निशाना साधा। जब आपकी सरकार थी, क्या आपके सरकार में लोगों की मौत नहीं हुई? क्यों नहीं दिया एम्बुलेंस? क्यों नहीं दिए वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल? अभी क्यों विरोध कर रहे हो आप? 37 आरक्षण जब सैनिकों का काटा गया उस समय कहां थे? कितने लोगों को जेल में डाला गया, कितने लोगों का आंदोलन किया, कितने लोगों के साथ आप खड़े रहे, कितने पूरे देश प्रदेश में उस शासन के खिलाफ आप खड़े रहे? क्यों नहीं दिल्ली गए? 2020 में तो दिल्ली में भी भाजपा की सरकार थी, क्यों नहीं आपने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया? और आज आप कह रहे हो गलत हुआ है। छोटी, अब लोग यहाँ के बेवकूफ नहीं है, जितने बना दिया थे आपने बना दिए, अब मत बनाइए। अब बच्चे समझते हैं सबको रोजगार चाहिए, सबको संसाधन चाहिए, सबको विकास चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने मूल्यों को खत्म होकर नहीं। मैं अभी भी जनता से निवेदन करूंगा कि आप जागरूक बनिए। ये लोग कुछ नहीं करेंगे जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। हरप्रिया बिहार में निशान लगे हैं, उसी सैनिक के घर के बाहर लगे हैं जो भाजपा का कट्टर वोटर है।
तो सोचिए, प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पे अपनी कार्रवाई की। हाईकोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष क्यों नहीं रखा कि वो हमारा वोटर है, 1960 का नक्शा आज पॉसिबल नहीं है, तो क्या पूरी हल्द्वानी को उड़ा दोगे? क्या पूरी हम हल्द्वानी को डेमोलाइज कर दोगे? बनभूलपुरा को तो आप तोड़ नहीं पाए हैं, और आप हमारे घरों में नोटिस लगा के हमको मानसिक रूप से तनाव देना चाहते हो। और हम लोग दूर हट रहे हैं। जब मैं जितने लोगों के घरों के दरवाजे मैंने खटखटाए, आधे लोग तो बात ही नहीं करना चाह रहे, हमें नहीं पता, हमारे यहाँ नहीं आया, तो छोटा सा टूट रहा है, यहां से जा रहा है। अरे आज आपके घर से गया है, कल पूरे इस क्षेत्र से जाएगा। क्या जरूरत थी, क्यों नहीं उस चीज को रोक लगाई हाईकोर्ट में? सरकार ने क्यों नहीं कहा कि जो नक्शा था, आपको गोल बनानी है, रोड बनाइए ना, हम लोगों को भी फायदा हो जाएगा। आप गोली बनाइए, नया नक्शा पर अप्रूव करिए, प्राधिकरण में डालिए, गोल बनाइए, 4 फीट 5 फीट नीचे एक कॉलम बनाइए, सबके घरों का पानी भी उसमें जाएगा और हो जाएगा। बरसात का पानी भी रिवर हार्वेस्टिंग के थ्रू नीचे जाएगा, सब खेतों में जाएगा जो एक खेत को गोल। लेकिन सबसे पहले उस व्यक्ति को जेल में डालिए जिसने जमीन बेची, जिसने पाटा, उस जिलाधिकारी को, उस तहसीलदार को, उस कानूनगो को, उस पटवारी को, उस अमीन को, उस मंत्री को, उस विधायक को जो उस समय पे यहाँ पे थे और उन्होंने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। उस सैनिक को क्यों टारगेट कर रहे हो जिसने मकान बना रखा, अपनी पूरी जीवन की जमा पूंजी वहां पे लगा रखी है? उनके घर पे निशान लगा के मानसिक तनाव क्यों दे रहे हो? हमें आपसे निवेदन है, आप अभी भी आपके पास कुछ समय बचा है, नहीं करेंगे हमें पता है, पूरा विश्वास भी है, लेकिन मैं भारतीय सेना से जरूर कहना चाहूंगा, ऐसी स्थिति में ऐसा कोई आपात नंबर, क्योंकि सेना के ऊपर लोगों का भरोसा है, राजनीतिक दलों और सरकारों के ऊपर तो भरोसा खत्म हो गया। सेना के ऊपर अभी भी इस राष्ट्र के, इस प्रदेश के लोगों का, और ये सैनिकों का प्रदेश है, 2 लाख के आसपास यहाँ पूर्व सैनिक हैं जो वीर विधवाएं हैं उनके साथ, और उससे ज्यादा यहाँ पे सेवारत सैनिक हैं। ये सैनिकों का प्रदेश है, हर घर में सैनिक है। तो एक नंबर ही डायल कर देते, लगा देते, हमारे घरों में रहता, तो हम ये कहते कि हमने आर्मी के उस कस्टमर केयर नंबर पे फोन किया और वहां पे आती, आपके यहीं पे हेलीकॉप्टर यूनिट है, आप ही के सैनिक का बच्चा था, यहीं काठगोदाम में हेलीकॉप्टर यूनिट है, यहां से जाता, उठा के ले आता, यहीं पे हल्द्वानी में उसका इलाज हो जाता। क्यों सरकारी तंत्र के चक्कर में फेरना? और इसके ऊपर मैं वकीलों से जरूर कहूंगा, सरकार के साथ साथ भारतीय सेना के उस पॉलिसी को भी बनाइए और केस कीजिए हाईकोर्ट में। जिसके पास संसाधन है, हमारे पास तो कुछ नहीं है बाप, या तो आप मुझे पैसा दीजिए। हाँ, मैं इसलिए भी कह रहा था कि यहां पर अब हम एक, जो मैं अपना संस्था चलाता हूं मदद करने के लिए, हम चाहते हैं कि उस चीज को ट्रस्ट में कन्वर्ट करें। हम सरकार से भीख नहीं मांगेंगे, हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से कहेंगे अपने पहाड़ियों के लिए तो कम से कम कुछ करो। आप तो यहाँ आ गए, हल्द्वानी में बस गए, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उस गांव के व्यक्ति का क्या, जो अपने बच्चों को न पढ़ा पा रहा है, न शिक्षा दे पा रहा है, न चिकित्सा दे पा रहा है, न रोजगार दे पा रहा है, तो उसको बनाने के लिए मदद कीजिए। ट्रस्ट का पूरा बायोडाटा मैं आपके सामने रखूंगा और उसमें आपने अपनी मर्जी से पैसा देना है, आप ही लोग उसके मालिक भी रहोगे। हम एम्बुलेंस भी खरीदेंगे, बच्चों को छात्रवृत्ति भी देंगे और वो सभी जगह के लिए करेंगे। आज का जो ये घटनाक्रम हुआ है बहुत गलत हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जीते हुए सभी पंचायत त्रिस्तरीय लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, और जो हारे हैं वो संघर्ष बिल्कुल कीजिए। आपको कोई भी समस्या होती है किसी भी प्रकार से, हमारा एक संगठन है पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड, वो आप लोगों के लिए ही बना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, क्योंकि ये राजनीतिक दल आपका कोई काम नहीं करने वाले, ये सब अब ऊपर लेवल में रहते हैं, जमीनी स्तर में कोई नहीं रहता है। अगर जमीनी स्तर में रहते तो ये बच्चा आज जीवित होता। रहिए आप पार्टियों के साथ, अपने संगठनों के साथ, लेकिन जब बात आती है हमारे पहाड़ी समाज की, जब बात आती है हमारे पहाड़ी समाज के आरक्षण की, चाहे वो सैनिकों का आरक्षण हो, चाहे ओबीसी का आरक्षण हो, चाहे एसटी का आरक्षण हो या एससी का आरक्षण हो, उसको बेचने का जो बाहर का एक पूरा षड्यंत्र चल रहा है, बाहर से लोगों को यहां लाकर, उसके लिए जरूर खड़े होइएगा और अपने पहाड़ियों के लिए जरूर खड़े होइए। क्योंकि आप खुद तो विकसित होंगे ही होंगे, आप अपने समाज को भी विकसित करोगे। हमारा समाज जो है वो बहुत सशक्त था
99 तक। सन 2000 के बाद जब से राज्य बनाया है, समाज को बांटने के लिए पूरी शक्तियां लगी हैं, क्योंकि जब हम गांव में थे बहुत मजबूत थे, खाने के लिए भी था, रोजगार भी था, और जो रोजगार नहीं था, जो बेरोजगार था, उसको गांव वाले रोजगार देते थे, खाना देते थे, ताकि वो भी मजबूती से खड़ा रहे, और वो खड़ा रहता था गांव के साथ, गांव वालों के साथ। अभी मेरे बगल वाले गांव में एक एग्जांपल से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मेरे बगल वाले गांव 80 गांव है, और इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हम ठाकुर, ब्राह्मण और 80 जो हमारे शिल्पकार भाई हैं उनके बीच में। वो पेड़ से गिर गया, पेड़ से जब वो गिरा तो आज सोशल मीडिया के पावर में आपको बता रहा हूं, गिरने के बाद उसको हल्द्वानी विवेकानंद अस्पताल में लाया गया। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूं, मैंने अपनी ओर से जितनी मदद करनी थी मैंने की, यहां पे वो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं धन्यवाद जरूर करूंगा हमारे गांव वालों का, जिन्होंने अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पेमेंट किया और उसका इलाज हो गया। लगभग 3 से 5 लाख रुपए के बीच में, एक्यूरेट मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोटा मोटा इतना इकट्ठा किया हमारे उस क्षेत्र के गांव में। उसमें कहीं जाति नहीं देखी गई कि ये शिल्पकार है, 80 का है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्यों दूं, मेरे बेटे। ये स्पिरिट हम पूरे प्रदेश में कर सकते हैं। नहीं चाहिए हमें सरकार की एम्बुलेंस, नहीं चाहिए भाई, हम खुद कर लेंगे। क्योंकि जब पानी सर के ऊपर हो जाता था, आदमी कोशिश करता है छटपटाने की, और तब सीखता है स्विमिंग, और वो बंदा जीवित रहा। मैं उस समय के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार रहूंगा, उन्होंने भी एक छोटा अमाउंट दिया था उसके लिए। लेकिन सबसे पहले मैं नमन करूंगा उन सभी गांव वासियों का, और उस गांव से जुड़े हुए सभी लोगों का, उस क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत और हमारी जो गांव पंचायत है उनका, कि उस मुश्किल घड़ी में वहां से यहां लाना, यहां विवेकानंद जैसे प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना, क्योंकि मैं तो डेली जा रहा था देखने के लिए, बात भी कर रहा था, अभी गया था मैं। बहुत अच्छा है, हष्टपुष्ट है, काम कर रहा है, अपना खुश है, क्योंकि उसको जीवन दिया है हमारे गांव क्षेत्र और उस के लोगों ने। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम एकजुट होते हैं। ऐसे ही एकजुट रहिए। राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, लेकिन हम पहाड़ के लोग जब तक एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। फिर से मैं अपने गांव के जितने भी प्रधान हैं, वो दोनों जो जीते हैं उनको भी, और जो संघर्षशील थे नहीं जीत पाए उनको भी बधाई देना चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि मेरा गांव वैसे ही विकसित हो जो दुनिया के लेवल पे आए। हमें गर्व हो कि मैं उस गांव से हूं, उस माटी से हूं। जुड़िए अपने गांव से, अपने क्षेत्र से, अपने लोकल चीजों से गर्व महसूस करिए, अपने लोक देवताओं के ऊपर। हमारे जो पौराणिक श्री राम श्री कृष्ण है वो तो भगवान है ही हैं, हमारे लिए हमारे लोक देवता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फौजी भुवन पहाड़ी हिंदू, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, पहला जय हिंद सुनने के लिए। और ना सुनिए, इसको शेयर भी कीजिए, मिलिए लोगों से, अपने लोगों को सशक्त कीजिए, आगे बढ़िए। कोई नहीं करेगा, हम पहाड़ी खुद कर सकते हैं। हमें किसी सरकार की जरूरत नहीं है मदद के लिए, अगर वो नहीं दे सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।